नमस्कार, स्वागत है आप सबों का जीवन दर्शन में। मैं प्रकाश लाल आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। विकिपीडिया के सहायता से और इंटरनेट पर जो भी अन्य माध्यम उपलब्ध है मैं जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। ग्लोबल हेल्थ क्षमा करें हंगर इंडेक्स GHI 2024 का ऐलान हो चुका है और भारत फिर 100वें पायदान के ऊपर है। तो पहले हम जानकारी लेंगे आज के इस वीडियो में कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले सारे छात्र, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी एवं अन्य जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें साधारणतया ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, और इसकी अपनी विवेचना है और साथ ही साथ बहुत सारी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। तो जल्दी कोशिश करेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में हम जानें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज़ अ टूल दैट अटेम्प्ट्स टू मेजर एंड ट्रैक हंगर ग्लोबली एज वेल एज बाई रीजन एंड बाई कंट्री. It is prepared by European NGOs of concern worldwide and तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है बेसिकली ये एक NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था इसे कहा जाता है, जो कि हर साल अपना रिसर्च पेपर दिखाती है दुनिया को। The GHI is calculated annually and its results appear in a report issued in October each year. अक्टूबर के माह में जनरली ये रिलीज़ होता है। इस माह में अक्टूबर 2024 को ये आ चुका है। और 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स shows that though some countries have made significant headway, little progress has been made in reducing hunger on a global scale since 2015. यानी कि 2015 के बाद से बहुत सारे देशों ने इसमें सुधार तो किया है, परंतु बहुत ज़्यादा जो सुधार की अपेक्षा थी वो नहीं हो पाई है। थोड़ा सा इस रिपोर्ट के बारे में देखें कि कब ये स्टार्ट हुआ। 2006 में it was created in 2006. The GHI was initially published by the US-based International Food Policy Research Institute IFPRI and Germany-based Wellthung Life. Okay, Wellthung Life. It's a single word. क्या है ये देखा जाए ज़रा। ओके, चलिए इसके बारे में मैं दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यानी इन शॉर्ट US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI एक संस्था है, और जर्मनी की एक संस्था है जो कि ये पब्लिश करती है। यानी कोलैबोरेशन है अमेरिका का और जर्मनी का, जिसका भारत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एक बहुत छोटी सी बात मैं बता दूं, एक नई प्रथा चल पड़ी है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में कि 2000-5000 लोगों से मिलिए, उनके साथ बातचीत कर कुछ डेटा इकट्ठा कीजिए और उस डेटा के आधार पर ही आप एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर दीजिए। अगर आप MBA के छात्रों को मिलिएगा, भारत में भी ये प्रथा चालू हो चुकी है, वहाँ सिर्फ कुछ 500,000 लोगों पर बात व्यवहार करके एक डेटा मुहैया कराई जाती है और ये शो करने की कोशिश की जाती है कि इसी से आप पूरे देश का निर्धारण कर सकते हैं। भारत कोई छोटा सा देश नहीं है, एक बहुत विराट देश है। बहुत सारे यहाँ पर ज़िले यानी कि डिस्ट्रिक्ट हैं हर राज्यों में, राज्य भी बहुत वृहत हैं। और मैं बात करूंगा अलग से कि भारत सरकार की रिपोर्ट क्या कहती है इस मामले में, और बहुत सही तरीके से अगर आप इसका सिंहावलोकन करें, एक बर्ड्स व्यू अगर आप देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत हद तक बायस्ड इन्फॉर्मेशन या रिपोर्ट है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो फैक्ट्स एंड फिगर्स रहने बहुत ज़रूरी हैं आपके रिसर्च पेपर में।
अगर आप मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा लीन के ऊपर। अगर आप देखिएगा सिक्स सिग्मा, लीन जो जापानीज़ टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें कि सैम्पल पेपर ही लाखों में लिए जाते हैं, जिसमें कि रिसर्च किया जाता है। यहाँ कुछ 1000-2000 लोगों के बीच बात करके रिसर्च पेपर जो है पब्लिश कर दी जाती है, और मुझे नहीं पता क्या प्रामाणिकता है इसकी, पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस तरह के अप्रामाणिक विषय वस्तु पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चूँकि प्रश्न पूछे जाते हैं तो तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी, और यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस तरह के बहुत ही अन्य वाहियात विषयों पर भी शोध करना आवश्यक है। चलिए खैर आगे देखते हैं। तो 2006 में ये प्रारंभ हुआ था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और इसका हर साल फिर रिपोर्ट आते रहा। कैलकुलेशन एग्जैक्टली कैसे होता है, देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। अगर आपका स्कोर 50.0 से बड़ा या उसके बराबर आता है तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सट्रीमली अलार्मिंग। 35 to 49 अलार्मिंग, 20 to 34 इज़ अ सीरियस कंडीशन, जिसमें भारत हमेशा रहता है। मॉडरेट इज़ 10 to 19.9, एंड इफ़ यू आर गेटिंग लेस देन और इक्वल टू स्कोर ऑफ 9.9, इन दैट केस you will be considered as low. So based on the values of the indicators, GHI score is calculated on a 100-point scale, reflecting the severity of the hunger, where 0 is the best possible score, यानी कि कोई हंगर नहीं है अगर 0 स्कोर आता है, and 100 is the worst. Each country's GHI score is classified by severity from low to extremely alarming. तो ये जो 4 कंपोनेंट हैं इस पे 100 नंबर के आधार पर निर्धारण किया जाता है। अब ये 4 कौन कौन से कंपोनेंट हैं? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टैलिटी। अंडर नरिशमेंट क्या होता है? द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन विथ इनसफिशिएंट कैलोरी इंटेक। जितना कैलोरी इंटेक कम होता है आपकी पॉपुलेशन में, उसको अंडर नरिशमेंट में डाला जाता है, ताकि यानी कि सही तरीके से जो है पोषण तत्व नहीं मिल रहा है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन यानी जनता को। चाइल्ड स्टंटिंग में द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5 हु हैव लो हाइट ऑफ देयर एज, रिफ्लेक्टिंग क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन। 5 साल से कम आयु के बच्चों की जो हाइट है यानी उनकी ऊंचाई उनके एज के हिसाब से अगर कम आती है तो उनको भी अंडर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। चाइल्ड वेस्टिंग द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट, रिफ्लेक्टिंग एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। अगर वज़न कम होता है उनका 5 साल के कम बच्चों का तो उसे चाइल्ड वेस्टिंग वाले केस में डालते हैं। और मोर्टैलिटी, चाइल्ड मोर्टैलिटी द शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे, partly reflecting the fatal mix of inadequate nutrition and unhealthy environments। यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चे की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो मोर्टैलिटी रेट में जाकर इसका एक्सप्लेनेशन अनहेल्दी इन्वायरमेंट के हिसाब से किया जाता है। ये 4 पैमाने हैं जिस पर स्कोर दिए जाते हैं। और अगर बात की जाए, देखिए ये करीब 2023 तक, 2024 का भी आ गया है। अब इस विकीपीडिया पेज में जो कि आप अगर अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर इसका क्रिटिसिज्म आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। ये जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि डेटा कहाँ से लिए जाते हैं, रिसर्च कैसे किया जाता है। मैंने पूरा विकीपीडिया खोजा, मुझे तो अभी तक नहीं दिखा है। अगर आपको विकीपीडिया में कहीं नज़र आए इसकी क्रिटिसिज्म तो आप बताएं मुझे, और अन्य कोई सोर्स हो तो आप मुझे वहाँ भी बताएं। भारत सरकार क्या कहती है जल्दी से वो हम चेक करते हैं। तो ये एक पेज मुझे मिला है प्रेस रिलीज़ का भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2022। द इंडेक्स इज़ एन erroneous measure of hunger and suffers from serious methodological issue. Misinformation seems to be the hallmark of the annual released Global Hunger Index, series of measures taken by government to ensure food security। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भारत सरकार इसके पक्ष में तो कहीं भी नहीं है और बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। चलिए भारत सरकार का क्या कहना है, क्योंकि ये ऑफिशियल प्रेस रिपोर्ट है भारत सरकार की, जो ये पोस्ट करीब 15 अक्टूबर 2022 की दिख रही है, करीब 2 साल पहले की। अ कंसिस्टेंट एफर्ट इज़ येट अगेन विजिबल टू टेंट इंडियाज़ इमेज एज अ नेशन दैट डज नॉट फुलफिल द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन। Misinformation seems to be the hallmark of the annually released Global Hunger Index.
द ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर एच लाइफ और हाई लाइफ non-government organizations from Ireland and Germany respectively has ranked India at 107 among 121 countries. तो जैसा कि भारत सरकार कह रही है कि बहुत ही मिथक है ये इन्फॉर्मेशन, और 121 देशों में 107वां रैंक भारत को दिया गया था इस इंडेक्स में। भारत सरकार ये भी कहती है कि द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर एस्टिमेट ऑफ प्रपोर्शन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, POU population is based on an opinion poll conducted on a very small sample size of 3000. जैसा कि मैं कह ही रहा था कि 3000 लोगों के छोटे से सैंपल पर ये रिसर्च किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत भ्रामक हो सकता है। द रिपोर्ट इज़ नॉट ओनली डिसकनेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड रियलिटी बट ऑल्सो चूजेज द डिलिबरेटली इग्नोर एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक. Taking a one-dimensional view, the report lowers India's rank based on the estimate of proportion of undernourished population for India at 16.3%. तो सैम्पल साइज़ 3000 के बारे में देखिए यहाँ वापस दिया हुआ है। तो आप ये पूरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, ये नेट पर अवेलेबल है। अगर आप प्रेस रिलीज़ डालेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में ये आपको चीज़ें मिल जाएंगी। Some other questions are also there. Some other question asked to the respondent are, during the last 12 months, was there a time when because of lack of money or other resources you were worried you would not have enough food to eat? You ate less than you thought you should? It is evident such questions do not search for fact based on relevant information about the delivery of the nutritional support and assurance of food security by the government. किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे इसके बारे में यहाँ भारत सरकार बता रही है, और भारत सरकार का एक्सप्लेनेशन भी देखिए यहाँ पर। गवर्नमेंट इज़ रनिंग द लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड. विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम भारत में चलाया जा रहा है. इन द वेक ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस कॉज्ड बाय द अनप्रेसिडेंटेड आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 in the country, the government in March 2020 had announced the distribution of additional free of cost food grains, rice and wheat to about 180 crore National Food Security Act beneficiaries at the scale of 5 kg per person per month under the PM गरीब कल्याण अन्न योजना. तो देखिए करीब 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार ने 5 किलो प्रति व्यक्ति के दर पर भोजन उपलब्ध कराया है, और 80 करोड़ की जो आबादी है उसमें यूरोप के कितने देश समा जाएंगे इसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है. और अगर आप में से कभी कोई यूरोप गया हो तो आप उनसे पूछिएगा कि यूरोप में जो महंगाई की दर है वो कैसी है. भारत में जो इडली और डोसा आप 20 रुपये में खा सकते हैं, और अगर चलिए मैं 100 रुपये भी ले लूँ तो 100 रुपये में पूरा परिवार इडली डोसा खाकर या अन्य पौष्टिक जो भी आहार हैं वो खाकर अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सकते हैं. और यहाँ पर दाल आज भी आपको 160 रुपये की मिल जाएगी. बहुत सस्ती नहीं है पर बहुत महंगी भी नहीं है. पर एक आपको यूरोपियन कल्चर का पिज़्ज़ा आज भी करीब 480 या 500 रुपये का मिलेगा. जो बर्गर है वो भी 300-400 का मिलेगा ही. तो फूड सप्लाई की बात में ये पश्चिमी सभ्यता के लोग क्या कहना चाह रहे हैं ये समझना बड़ा मुश्किल है. और कितनी फूड सिक्योरिटी दी जाती है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, इसके लिए आपको वहाँ का एक बार भ्रमण करना भी आवश्यक है. पर महंगाई इतनी है कि आप भ्रमण कर भी नहीं पाइएगा. जितने भी यूट्यूबर्स आज के ज़माने में वीडियोस बनाते हैं वो इंडिया में ही घूम घूम करके चीज़ें दिखाएंगे. फॉरेनर्स आपको बहुत से मिलेंगे जो गर्मी की छुट्टियों में बड़ी आसानी से ही $2-5 हज़ार डॉलर लेके भारत पहुंच जाते हैं और एक्सचेंज ऑफ मनी में बहुत अच्छे से भारत का दृश्य दिखाते हैं, और उसमें से 90% फ्री में फूड भी खाते हैं. और उसके बाद जब ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में आपको करीब 4-5 ऐसे देश हैं जिनका नाम मैं बताने की प्रयास करूंगा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं. वहाँ की जनसंख्या और वहाँ की इन्फ्लेशन रेट को अगर आप देखें समझें तो आपको ये हिडन एजेंडा इनका नज़र आएगा. खैर चलिए, भारत सरकार ये भी कहती है कि
In PMGKY scheme, the government allocated a total of almost 1,121 lakh empty food grains to the states and UTs, which is equivalent to about 3.91 lakh crore in food subsidy, and the scheme has been extended till December of 2022. ये पिछली बार की स्कीम के बारे में है. द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन डन थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स हु ऑन देयर ओन फर्दर सप्लीमेंटेड द एफर्ट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग पल्सेस, एडिबल ऑयल्स एंड condiments etc. to the beneficiaries. आंगनवाड़ी की बात अगर की जाए, अंडर आंगनवाड़ी सर्विसेज सिंस कोविड-19 पेंडेमिक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन was provided to approximately 7.71 crore children up to the age of 6 years and to 1.71 crore pregnant women and lacting mothers 5.3 million metric tons of food grains, which comprises of 2.5 million metric tons of wheat, 1.1 million metric tons of rice, 1.6 metric tons of fortified rice and 12,037 metric tons of ज्वार एंड बाजरा was supplied. वैसे ज्वार और बाजरा मैं आपको बता दूं आपके खाने में बहुत कम नज़र आएगा. जो नॉर्मल गेहूं का आटा आप खाते हैं उसके साथ अगर ज्वार, बाजरा, मड़ुआ आदि मिलाएं तो उससे भी फूड ग्रेन की कमी पूरी हो जाती है. तो खैर, बहुत बेसिक बात मैं बता दूं आपको, हल्दी इतनी गुणकारी है, लेकिन हल्दी का इस्तेमाल एक ज़माने में बहुत गलत माना जाता था, चारकोल का गलत माना जाता था. आज यूएस के लोग पेटेंट लेके बैठे हैं हल्दी पे. मुझे समझ में नहीं आता है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि पेटेंट अलाउ करती है. मतलब खुद ही थानेदार हैं और खुद ही नियम बना रहे हैं और खुद ही चोर भी हैं. खैर चलिए, अंडर द प्रधानमंत्री Vandana Yojana, more than 1.5 crore registered women were provided rupees 5,000 on the birth of their first child for wage support and nutritious food during pregnancy and post delivery period. ये गर्भवती महिलाओं की गर्भ धारण करने के बाद जो बच्चे होते हैं उनके बाद 5,000 रुपये दिए गए हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है. इस तरह जो मैं अगर कंक्लूड करूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को, द 3 अदर इंडिकेटर्स अपार्ट फ्रॉम POU इंक्लूडेड इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलेट प्राइमरीली टू चिल्ड्रन विद स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी. ये जो बाकी 3 था जो मैंने शुरू में आपको बताया. These indicators are outcomes of complex interactions of various other factors like drinking water, sanitation, genetics, environment and utilization of food intake apart from hunger, which is taken as the outcome factor for stunting and wasting in the GHI. Calculating hunger based on mainly indicators relating to the health indicators of children is neither scientific nor rational. मतलब पूरी तरह से अवैज्ञानिक तरीके से ये मानदंड रखा गया है और इस क्रिटिसिज्म का, इस आलोचना का, इस समालोचना का जवाब भी इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को देना पड़ेगा, जो कि वो देंगे नहीं, विच इज़ हाईली वन साइडेड ओवरव्यू. तो आप भी वीडियो का जो लिंक है या जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू GHI है आप ज़रूर देखें, पढ़ें. हालांकि अगर 2024 की रिपोर्ट है तो मैं रैंकिंग आपको दिखा देता हूं. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2024 में in 2024 Global Hunger Index India ranks 105th out of 127 countries with sufficient data to calculate 2024 GSI scores. With a score of 27.3 in the 2024 Global Hunger Index, India has a level of hunger that is serious. तो 105वां स्थान है 127 देशों में. टोटल स्कोर मिला है 27.3. ये जो 2 नंबर हैं 105th रैंक एंड द स्कोर ऑफ 27.3, ये याद रखने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं. 4 इंडिकेटर्स ऑफ द पॉपुलेशन अंडर न्यूरिस्ट 13.7%, 30.5 मिला है ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 आर stunted, 18.7% of children under 5 are wasted and 2.9% of children die before their 5th birthday. जैसा कि आप ये देख सकते हैं GHI स्कोर इंडिया का 2000 में 38.4 था और 24 में ये 27.3 दिखा रहा है. इसका मतलब है कि ये जो ट्रेंड है, अगर आप ग्राफ देखें तो एक डिक्लाइनिंग ग्राफ बनता है ये लगातार.
और अंडर नरिशमेंट का परसेंटेज पॉपुलेशन का, चाइल्ड वेस्टिंग का, चाइल्ड स्टंटिंग का और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का अलग अलग कलर्स में आपको दिखाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राउन कलर आप देख सकते हैं चाइल्ड स्टंटिंग का जो है ग्राफ है। तो ओवरऑल डिक्लाइनिंग ग्राफ है ये स्कोर के हिसाब से देखा जाए तो। और यहाँ आप देख सकते हैं देशों के नाम, जहाँ पर नेपाल है, मालदीव्स है, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत की स्थिति इन सब में साउथ ईस्ट एशिया में ख़राब ही है, बहुत अच्छी तो नहीं है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं वीडियो को बहुत जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर साल पूछा जाता है। ध्यान से पढ़ें, समझें। आप इतना ज़रूर ध्यान रखें कि समालोचना किसी भी गिवन डेटा की बहुत आवश्यक है, और समालोचना करने के लिए आपको ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए, ज़मीनी स्तर पर काम का भी थोड़ा सा आभास और ज्ञान होना आवश्यक है। और इसी शब्दों के साथ मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी इसी तरह जारी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।